तो फिर से मौजूद हूं मैं आप लोगों के बीच में दास्तान गोई को लेकर। कहानी है जनेंद्र की समाप्ति। आइए शुरुआत करते हैं। बात हो पड़ी कि कोयले के भीतर आग है या वो कोयले के बाहर। एक ने कहा अगर कोयले के अंदर आग ना होती तो वो कैसे जल सकता था। जब आग अंदर ही नहीं है तब किसी प्रकार किसी प्रयोग से वो कैसे बाहर आ सकती है। दूसरे ने कहा अगर ये बात है तो कोयला ही आग क्यों नहीं है। हमारे घर में ढेर का ढेर कोयला पड़ा है और एक बच्चा भी उससे खेल सकता है, लेकिन अगर आग जरा भी हो तो मजाल है कि कोई उसे छू भी सके। मेरे देखते देखते दो मित्रों की बात बहस बन गई और जल्दी ही वो बहस गर्म हो आई। गर्म ऐसी कि पता चलना मुश्किल हो गया कि दोनों मित्र हैं कि शत्रु। एक कहता आग है, दूसरा कहता आग नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते, तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ तुम गधे हो, गधा जरा फिर तो कहना। देखता क्या हूँ कि बात बात में आस्तीन चढ़ने की नौबत आ गई और कोयले में आग हो ना हो पर उसके होने न होने को लेकर यहाँ सचमुच ही कहीं वो ना पड़ गए। सुनो भाइयों, 4 बज गए। मैंने कहा अब उस पार्टी में चलना है कि नहीं। चलो तैयार हो जाओ। हम सभी को एक पार्टी में जाना था। मित्र आए थे, सब साथ साथ चलेंगे, लेकिन हमारी मंडली का हर एक आदमी स्वाधीन चिंतक है, इसलिए हमारे बीच में जब हा ही नहीं होती तब बहस हो जाती है। अभी कोयले की बात आपने सुनी, लेकिन कभी परमात्मा की बात इसमें बीच में आ जाती है, कभी समाज सरकार की, कभी इसकी, कभी कोयले की आग से, और इतनी सदा गर्मा गर्मी में ही होती है। माथा जा चढ़ता है और अक्सर आस्तीनें आ चढ़ती हैं और मालूम होता है कि परमात्मा के सृष्टि कर्तव्य का अथवा कोयले में अग्नि की वर्तमानता का सदा के लिए निपटारा अभी हाल मुक्के के जोर से ही कर दिया जाएगा। ऐसे समय चाय के प्याले या शरबत के गिलास का आगमन अलग लगता था और मिष्टान्न का दर्शन या किसी महिला की उपस्थिति आशय कि किसी मार्ग से किंचित रसोपलब्धि हमको सदी दिलाती है कि मक्का मुक्ति द्वारा तत्व निर्णय ही काल्यापन का एक उपाय नहीं है। अन्य भी अनेक कर्म है, जीवन उनसे भी चलता है, बल्कि बहस की जगह उन कामों को करना कुछ करना कहला सकता है। उस समय आस्तीन का चढ़ाव गैर जरूरी हो जाता है, मस्तक खुलाता है और मित्र मित्र के मित्र हो रहते हैं। सो मैंने जब याद दिलाई कि अरे भाई लोगों को पार्टी में चलने के लिए तैयार हो जाओ, मैं श्रीमती को भी कहता हूँ, तब एकाएक तो जैसे वो समझे ही नहीं। बहस की चहक जो चढ़ी थी, उन्होंने ऐसे देखा जैसे बेहद ज़रूरी काम से उन्हें फुर्सत ना हो और मुझ पर करुणा करना चाहते हो। मैंने फिर कहा कि देखो घड़ी 4 बजे वहाँ पहुँचना है। तब उन्होंने नायाज घड़ी देखी, हठात होश पकड़ा और धीरे धीरे स्वस्थ हुए। गोविंदराम ठंडे होकर कुछ मध्यम हंसे और बोले ठीक तो है अनंत, छोड़ो कोयले को, हम भी खुराफाते ले बैठते हैं। अनंतराम भी मानो चैन पा उठे, बोले ठीक तो है, ये क्या हम फिजूल की बहस ले बैठा करते हैं जी। गोविंदराम अनंतराम से ज्यादा सही हैं और ज्यादा बुद्धिमान है, अथवा अनंतराम ज्यादा हैं, ये प्रश्न उस समय महत्वपूर्ण मानो रह ही नहीं जाता। मित्र मित्र बनकर ना छोटे ना बड़े मिले जुले पार्टी में चले जाते हैं, खुश हो आते हैं, खुश आते हैं और खुश रहते हैं। आप कहेंगे ये तो ठीक है, इन मित्रों की खुशी में हमें भी खुशी है, दोस्तों को हम दुश्मन नहीं चाहते, लेकिन प्रश्न है कि क्या तत्व चिंता और तत्व निर्णय आवश्यक कर्म है। क्या ये सबको कुछ मानने और सबको कुछ कहने दें, ये कैसे हो सकता है। झूठ का निराकरण और सत्य का प्रतिपादन किए बिना क्या हम रह जाएं? जी नहीं, कदापि नहीं। गोविंदराम और अनंतराम की अपनी मित्रता को ध्यान में लाकर तत्व निर्णय की जिम्मेदारी से अपने को बचा लें तो बचा भी लें, लेकिन तत्वज्ञ उस जिम्मेदारी से कैसे बच सकता है। उसे शत्रुता मित्रता पर तो अटक कर नहीं रह जाना है। क्या तो तत्व की बात बताकर ही छोड़ेगा, चाहे इसमें कोई शत्रु ही क्यों ना हो जाए। गोविंदराम अनंतराम दुनियादारी आदमी होंगे जो बहस किसी निर्णय तक पहुंचाए बिना ही छोड़ बैठे, किंतु दायित्व का तकाजा है कि तर्क को तर्कांत तक ले जाना होगा। वो जहां फिर अतर्क है, तत्वज्ञ भला बीच में कैसे हार सकता है, हार बैठता है। क्या बीच में उसे छोड़ देना कापुरुषता नहीं हो जाएगी। मुष्टि प्रहार का अवसर आए तो क्या उससे भयभीत हो जाए। इस तरह के सवाल अपने मन में भी उठते होंगे, आपके मन में भी उठते होंगे, क्योंकि वो मेरे मन में उठा करते हैं। बहस के लायक विद्या तो मुझ में नहीं है, उतनी भाषा भी नहीं आती है, लेकिन मालूम होता है कि अधिक ज्ञान मुझे होता और भाषा पर भी कुछ प्रभुत्व होता तो ऐसे ऐसे प्रबल तर्क अपने तर्कस में से खींचकर मैं निकाल लाता कि सब कुछ खंडित होकर रह जाता और प्रतिपक्षी धराशायी ही दिखता। पर हाय मैं अक्षम हूँ, जानता बूझता बहुत कम हूँ और जो जानता हूँ कह उसे भी नहीं पाता। लेकिन सोचा करता हूँ कि जो कुछ भी मैं ठीक समझता हूँ क्या सर्वथा वही ठीक नहीं है। तब अन्यथा समझने वालों को मैं क्यों ना उसी ठीक समय पर लाने की कोशिश करूँ। तो बेचारे भूले हुए हैं, भटक रहे हैं, भूल में अपना कल्याण कर रहे हैं, गलत को सही मान रहे हैं और असल में सही क्या है वो तो मैं जानता हूँ। तब क्यों न चल पड़ूं सबको
सही राह दिखा डालूंगा। राहें बहुत हैं, जितने धर्म है वो सब मार्ग ही तो हैं। बाकी धर्म के नाम पर जो रास्ते हैं वे सीधे अज्ञान में नरक में ले जाकर पटक देते हैं। वैकुंठ धाम को जो सन्मार्ग पहुंचाने वाला है वो है जो मेरे धर्म का है। बाकी और पाखंड नहीं तो क्या है। अफसोस यही कि मेरी जुबान में वो ताकत नहीं है और दिल में वो पक्कापन नहीं है। उस दिन उन मौलाना का लेक्चर सुना था तो साफ बातें कहते थे, बड़ी बड़ी सच्चाइयों पर उनकी जबान ऐसे रपटती चली जाती थी कि दांतों तले उंगली देनी पड़ती थी। और शास्त्रार्थ में सामने वो पंडित, वाह क्या अगाध गंभीर ज्ञान, मानो कोई रहस्य उनसे छिपा नहीं है। जो है उन्हें हंसता लकवत है। पंडित जी को कुरान के भेद मौलाना से भी अधिक मालूम थे और एक मौलाना को तो वेदों की असलियत का पूरा पूरा ही पता था। एक को मालूम था कि संस्कृत का ईश्वर कैसे गलत है और दूसरे को ज्ञात था कि अरबी का खुदा कैसे अज्ञानता है। और दोनों ऐसी ऐसी जोर की और अकाव्य बातें कहते थे कि जब एक की सुनता था तब उसके जैसा मैं हो जाता था और दूसरे की सुनता था तब वही सही मालूम होता था। भाई ये दुनिया भी अजब पहेली है। पंडितों ने और मौलवियों ने उसको पार पा लिया है और ऐसा मालूम होता है कि उस पहेली को पार पाना है तो पंडित बनो या मौलवी बनो, या फिर सीधी राह है कि आंख मूंद कर किसी एक के मुरीद बन जाओ, नहीं तो हालत मेरे जैसी रहेगी। बाबा के साथ कुछ कहने की हिम्मत ही ना होगी और बस नरम बने रहोगे। लेकिन राह छोड़ हम यहाँ आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? बात असल पर आ गए। गोविंद राम और अनंत राम एक रोज फिर कोयले और कोयले की आग को ले बैठे। तब फिर देर क्या थी। मित्रता दो एक तर्क के झपाटों में ही झट कोयले के नीचे आ रही और दब गई। मामला तूल पकड़ने लगा। गोविंद राम ने कहा, तुम कहते हो कि कोयले में आग नहीं है। अनंत राम ने उतने दूर से कहा, और तुम कहते हो कि कोयले में आग होने के लिए देशलाई की जरूरत नहीं है। गोविंद राम ने कहा, अभी तुम्हें बारीक बातें समझने के लिए समय चाहिए। अनंत राम ने कहा, गनीमत है कि तेरी समझ मेरी समझ आप जितनी मोटी तो नहीं है। बात की प्रचंडता देख मैं चुपचाप उठा, अंदर से कोयला लिया और खलल उठाया। बहस के मौके पर पहुंचकर दोनों चीजों को मेज पर रख दिया। वो बोले, ये क्या है? ये कोयला है और नफरत होने पर अलग होता है और जरूरत होने पर कोयलों को पीसने के लिए खलल है। शायद ये चीजें तत्व निर्णय में कुछ काम आए। थोड़ी देर अनंतराम को एक काम की बात सूझी। उन्होंने कोयलों को हाथ में उठा लिया और कहा, ये कोयला है, तुम कहते हो इसमें आग है। गोविंदराम ने कहा, खैरियत है कि वो आग वो प्रकट नहीं है, नहीं तो आपको पता लग जाता। अनंतराम ने कहा, लीजिए तो आप इसमें से आग प्रकट कीजिए, देखें कैसे करते हैं, कैसे तोड़ कर दिखा सकते हैं कि वो आग इसमें कहाँ बैठी हुई है। गोविंदराम ने कहा, दिया सलाई ये कितनी देर तक जलती है? 1 मिनट भी तो नहीं चलती। लेकिन अंगार भी क्या दिया सलाई के साथ बुझ जाता है? अगर वो दहकता रहता है तो क्या वो अंगारे की आग दिया सलाई की कही जाएगी? दिया सलाई बुझी पड़ी है, कोयला जल रहा है। आग कोयले के अंदर ना होती तो जलता कैसे? अनंतराम पर स्वभाव तो गोविंदराम की बात का प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने कोयलों को पीस कर धूल किए देता हूँ, आग है तो वो जलती क्यों नहीं? ऐसा कहकर वो सचमुच कोयलों को ठोक ठेक कर खल में पीसने लगी। कोयला चूर हो गया और तब भी आग का पता न चला। अनंतराम ने घोषणा की कि चूंकि आग का पता नहीं चला है इसलिए साबित है कि गोविंदराम को कुछ आता जाता नहीं है। गोविंदराम ने भी ऐसी ही कुछ बातें कही। देर अधिक न थी, अब भुकटियों में बला चला था और अब तो नहीं, अब आस्तीनें चढ़ी ही दिखती। मैं घबराया, मैंने जोर से कहा, सुनना जी जरा सुनना। तुरंत तो नहीं, क्योंकि तुरंत सुनने का कायदा ही उस बिरादरी में नहीं है। लेकिन कुछ समय के अनंतर श्रीमती जी ने सुना और कमरे में प्रवेश किया। मैंने कहा, ये लोग बैठे हैं, पानवान कुछ तो भेजो। श्रीमती ने सुना, शर्माई, मुस्कुराई और बेबात चेहरे को पल्ले की हल्की सी ओढ़ दिए चली आई। पलटकर क्या देखता हूँ कि गोविंदराम और अनंतराम के चेहरों पर बहस और गर्मी अब नहीं है, वहाँ शिष्टता है और शालीनता है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप अपनी चर्चा चलाइए, इतने पान आते हैं। अनंतराम और गोविंदराम दोनों तरह धन्यवाद भाव से मुस्कुरा दिए और आगे चर्चा न चला सके। श्रीमती जी आकर चली गई और मैंने देखा कि उनके इस एक झांकी देकर विवाह चले जाने से दोस्तों के दरमियान इकट्ठे हुए सब बादल जाने का मिला गए और किसी को ख्याल नहीं है कि तत्व निर्णय का तार टूटकर कहाँ छूटा रह गया है। और जब पान के बजाय एक एक नमकीन, मिठाई और फलों की तश्तरी आ पहुंची है तो गोविंद राम अनंतराम बिना भेदभाव और वाद विवाद के अखंड मित्र की भांति तल्लीनता पूर्वक उन पर झुक गए। मैंने तब समाप्ति का सार पा लिया। मन में कहा, खूब। और ये थी कहानी।